नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीन सीमा पर तनाव, भारत ने सिक्किम में और ज्यादा सैनिक किए तैनात। भारतीय पत्रकारों की तिब्बत यात्रा पर रोक। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने पर बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक, विशेष सत्र के लिए व्हिप जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा स्वरूप पर जताया ऐतराज। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के सहयोग पर जताया आभार। प्रेसिडेंट स्टेट्समैन किताब के विमोचन पर हुए भावुक। प्रणब मुखर्जी ने कहा, 3 साल में बेहतर रहा तालमेल। पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश से तबाही, राजस्थान में 4 और असम में 1 की मौत। दिल्ली एनसीआर पहुंचा मॉनसून। और महिला विश्व कप में भारत की जीत की हैट्रिक, पाकिस्तान को दी 95 रन से शिकस्त। वेस्टइंडीज ने चौथे वनडे में टीम इंडिया को 11 रन से हराया। सिक्किम से सटी चीन की सीमा पर तनाव के बीच भारत ने डोकाला इलाके में और ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच इतने लंबे वक्त तक गतिरोध बना हुआ है। पिछले करीब 1 महीने से डोकाला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। इससे पहले भारत ने शुक्रवार को साफ किया था कि चीन को सिक्किम से सटी भूटान और भारत की सीमा पर सड़क निर्माण बंद करना होगा और 16 जून 2017 से पहले की यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। भारत ने चीन की हरकतों को चिंतित करने वाला बताया था। भारत ने कहा कि यह तय है, भारत और चीन के मुहाने पर कोई भी काम चीन को की सहमति के आधार पर करना होगा। चीन ने भारतीय पत्रकारों के एक समूह की तिब्बत यात्रा पर रोक लगा दी है। दिल्ली में स्थित चीन के दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। चीन पिछले कुछ समय से नेपाल और भारत के पत्रकारों के लिए सालाना यात्रा का आयोजन करता रहा है। भारतीय पत्रकारों का समूह 8 से 15 जुलाई के बीच तिब्बत यात्रा पर जाने वाला था। इससे पहले भारत ने नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी थी। चीन के अंतरिक्ष अभियान को बड़ा झटका लगा है। ज्यादा वजन ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 5Y2 रॉकेट का प्रक्षेपण असफल रहा। 7.5 टन वजनी शियान 18 संचार उपग्रह को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की योजना थी, जो नाकाम रही। मामले की जांच कराने की बात कही गई है। प्रक्षेपण के फौरन बाद रॉकेट में गड़बड़ी का पता चला। चीन ने हाल के सालों में अंतरिक्ष अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने को लेकर सरकार ने उम्मीद जताई है। कल से राज्य विधानसभा में विशेष सत्र की शुरुआत होनी है। बीजेपी को भरोसा है कि 4 दिन की कार्रवाई में जीएसटी को लेकर राज्य के सभी दलों में आम सहमति बन जाएगी। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर जीएसटी के मौजूदा स्वरूप को लेकर ऐतराज जताया है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी विधेयक पारित करने के लिए कल से विधानमंडल का 4 दिन का विशेष सत्र शुरू होना है। सत्र के दौरान रणनीति पर विचार विमर्श के लिए रविवार को जम्मू में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। पार्टी ने दोनों सदनों की कार्यवाही के दौरान अपने सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां जीएसटी अभी लागू किया जाना बाकी है। मुझे लगता है कि जो हमारा मत है वो आपके सामने है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। दोनों गठबंधन दलों में पूरी सहमति है और जल्द ही इसका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और जीएसटी लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ राज्य के मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रविवार को एक बार फिर कहा कि जीएसटी पर उनका रुख साफ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था को मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं होने देगी। यू आर टेकिंग असेंबली फॉर ग्रांटेड। हम 6 तारीख तक अप्रूव करेंगे, थ्रू करेंगे। तो ये तो पिछले कई दिनों से बड़ा डंडोरा पीटते थे। यहाँ पर वी आर एम्पावरिंग स्टेट असेंबली। हम डिस्कस करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। तो अभी तो असेंबली होनी बाकी है, आनी बाकी है। वो कहते हैं 6 तक हो जाएगा।
इसी तरह एम्पावर किया जाता है असेंबली को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जीएसटी लागू करने के बजाय बेहतर ये होगा कि जम्मू कश्मीर टैक्स वसूलने के बाद केंद्र को उसका हिस्सा दे। वहीं राज्य में जीएसटी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को बीजेपी ने राजनीति से प्रेरित बताया। बीजेपी का कहना है कि नया टैक्स सिस्टम लागू होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि शब्बीर शाह जांच में सहयोग से इनकार कर रहा है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। शब्बीर शाह के खिलाफ ये मामला 2005 में दर्ज हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक कथित हवाला डीलर को गिरफ्तार किया था, जिसने दावा किया कि शब्बीर शाह को 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बामनू इलाके में जारी इस मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकी घर में छिपे हैं और दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। वहीं इससे पहले अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे 3 आतंकी फरार हो गए। रविवार शाम पुलवामा के मलंगपुरा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के मौजूद होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों को जिंदा पकड़ने के लिए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया था। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। इस बीच आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दार्जिलिंग में पिछले 18 दिन से जारी बेमियादी बंद और आंदोलन जारी है। कालिम्पोंग में कुछ जगहों पर झड़प और वाहनों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जीएनएलएफ ने कल हुई बैठक में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का रोज नए तरीके से प्रदर्शन जारी है। पिछले 18 दिनों से दार्जिलिंग बंद है और सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। स्कूल, बाजार और दुकानें बंद हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें अलग गोरखालैंड से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। We want Gorkhaland, separation from Bengal, nothing less than that. ये तो अब कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं करना है कर रहे हैं, अब देखते हैं अब क्या होगा। कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर है। कालिम्पोंग समेत 3 इलाकों में कुछ गाड़ियों में आगजनी की घटना हुई है। इनमें दमकल की 2 गाड़ियां भी शामिल हैं। और तो पता नहीं होता हम लोग को, हम लोग नए बच्चे में जाते हैं ना, उसका कोई जानकारी नहीं रहता है। इधर का लोकल लड़का लोग हो बोल सकते हैं। आंदोलन को लेकर रविवार को गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट सेंट्रल कमेटी की आपात बैठक हुई। इसमें राजनीतिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। 2 members from our party representing the Gorkhaland Movement Joint Action Committee. Our fight with the central and the state government. Our fight is not with any particular community. गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन शुरू करने के बाद 8 जून से दार्जिलिंग में तनाव बना हुआ है और इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटना में 27 अगस्त को होने वाली आरजेडी रैली में जेडीयू शामिल होगी, बशर्ते पार्टी को इसमें शामिल होने का न्योता मिलेगा। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने ये बात कही। पटना में रविवार को हुई जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की नीतियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आरजेडी रैली में आमंत्रित करती है तो वो जरूर शामिल होंगे। संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई, उसे मजबूत और धारदार बनाने की चर्चा की गई, कैसे किया जाए ये चर्चा की गई। महागठबंधन के हम हिस्सा हैं, आरजेडी रैली कर रहा है, अगर हमें बुलाएगा तो हम जरूर जाएंगे क्योंकि हम महागठबंधन के हिस्सा हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर महागठबंधन की एकता पर जोर देते हुए सेकुलर पार्टियों से साथ आने की अपील की। तो कांग्रेस पार्टी उसमें डिसाइड करेगी कि हमको उसमें किस रूप में भाग लेना है। मैं समझता हूं कि जितने भी सेकुलर विचारधारा की पार्टियां हैं उन्हें आपस में एक आपसी समझ बनाकर काम करने की आवश्यकता है।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इधर बीजेपी ने फिर महागठबंधन पर तंज करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बयान पर कायम रहने की बात कही है। रोज ये झगड़ते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जैसे लोग कैसे आरजेडी जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात बड़ी बड़ी करते हैं नीतीश जी, ऊंची ऊंची बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी सत्ता का मोह छोड़िए। 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में ये रैली आयोजित होगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस रैली की अगुवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड पुलिस ने रामगढ़ में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के आरोप में बीजेपी के स्थानीय नित्यानंद महतो समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हाल ही में रामगढ़ जिले में एक मीट कारोबारी की हत्या के सिलसिले में एक दूसरे व्यक्ति ने अदालत में समर्पण कर दिया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। देश भर के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते राजस्थान में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं असम के लखीमपुर में एक व्यक्ति नदी में बह गया। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा गुजरात और राजस्थान में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। असम में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत की बाकी क्षेत्रों में पहुंच गया है। भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। असम में करीमगंज और लखीमपुर समेत 8 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फसल, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर जमीन के कटान से स्थिति बिगड़ गई है। राज्य में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 5,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से कई रास्ते बंद हैं। मणिपुर में राजधानी इम्फाल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। 300 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। Some of the areas in Sombong Circle has been flooded. So SDO himself have surveyed the area, and then we have taken a stock report of the affected households. As of yesterday, we were able to assess 82 households affected. पश्चिमी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। मुंबई के अलावा गुजरात के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बनासकांठा, मोरबी और पाटन जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कई जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश के चलते कई वाहन बाढ़ में बह गए। बाढ़ के चलते लोग दुकानें और बाजार बंद करके घरों में रहने को मजबूर हैं। इधर उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो रही है और कई जगह भूस्खलन हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। ये जो मानसून है लगभग जो सितंबर का लास्ट वीक है तब तक रहने की उम्मीद है, और जो बारिश है आज भी हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड होगी और आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो चलती रहेगी। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मध्य भारत समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमरनाथ यात्रा के पहले 4 दिन में ही 46,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। सिर्फ कल ही 17,000 से ज्यादा तीर्थयात्री वहां पहुंचे। इस बीच एक सड़क हादसे में 6 श्रद्धालु घायल हो गए। कड़ी सुरक्षा के बीच 29 जून को 40 दिन की तीर्थयात्रा की शुरुआत हुई थी। दरअसल जत्थों पर आतंकी हमले का खतरा था, जिसके बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए 35 से 40,000 सुरक्षा बलों को लगाया गया। अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल ये यात्रा 8 दिन कम होगी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैनेजर लोग बोलता है कि माँ के पेट से हम लोग देखभाल करता है, लेकिन ये सब पूरी गलत है। आंगनबाड़ी नहीं है सर हम लोग के यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे, बच्चों लोग तो घर में छोड़ के आ जाते हैं काम पर। 1200 बगान है असम में, वहाँ जाके देखिए खाली एलपी स्कूल खाली है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस।
आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. राष्ट्रपति भवन में कल हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 3 साल में सरकार और राष्ट्रपति भवन के बीच बेहतर तालमेल रहा है। राष्ट्रपति भवन ने सरकार के कामकाज में कभी दखल नहीं दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति के सहयोग की तारीफ की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इन 3 सालों में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति भवन के बीच बेहतर तालमेल रहा है। उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दों पर अलग अलग विचार जरूर रहे, लेकिन बातचीत के जरिए इसमें सहमति बनती रही। राष्ट्रपति ने ये बात प्रेसिडेंट अ स्टेट्समैन किताब के विमोचन के मौके पर कही। I have given him trouble of calling him and consulting why this, why not this, and finally I must say he convinced me functioning of the government was never disturbed, was never stopped, was never delayed, perhaps I can claim with। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चलाने और फैसले लेने में उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग मिला है। मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। प्रेसिडेंट अ स्टेट्समैन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीरों पर आधारित एक किताब है। इसमें राष्ट्रपति के कई पहलू को तस्वीरों के जरिए संजोया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार कल पुदुचेरी और केरल पहुंची। केरल में उन्होंने सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के सांसदों और विधायकों से समर्थन की अपील की। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और उमान चांडी के अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी मौजूद थे। मीरा कुमार ने पुदुचेरी में भी कांग्रेस और डीएमके के विधायकों से मुलाकात की। वहीं त्रिपुरा के टीएमसी विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला लिया है, जबकि टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मीरा कुमार के समर्थन में है। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इजराइल जाएंगे। उनका ये दौरा 3 दिन का होगा। दोनों देश राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इसके अलावा पानी, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों में से एक बताया है। नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। भारत को 22 गार्जियन ड्रोन निर्यात के लिए अमेरिकी विदेश विभाग ने जरूरी DSP-5 गार्जियन निर्यात लाइसेंस जारी कर दिया है। DSP-5 श्रेणी का लाइसेंस सैनिक हार्डवेयर के स्थायी निर्यात जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 26 जून को हुई पहली मुलाकात के बाद ड्रोन बिक्री की घोषणा की गई थी। गार्जियन ड्रोन से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का निगरानी तंत्र और मजबूत होगा। ड्रोन खरीद की अनुमानित लागत कीमत $2 अरब है, जो करीब 13,000 करोड़ रुपए के करीब है। गार्जियन ड्रोन का निर्माण जनरल एटॉमिक्स करती है। विदेशों में काम करने गए भारतीयों की परेशानी में फंसने का एक मामला सामने आया है। खबर है कि यूएई में काम करने गए कई भारतीय पिछले कई महीनों से समुद्र में मौजूद जहाजों में फंसे हुए हैं। इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। भारतीय नाविकों ने इंडियन कॉन्सुलेट्स में फोन करके मदद की गुहार लगाई है।
संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे करीब 100 भारतीय नाविक 22 जहाज में फंसे हुए हैं। परेशान भारतीयों ने दुबई में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास से मदद की अपील की है। परेशान नाविकों का कहना है कि उनके लिए समय पर ना तो खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है और ना ही उन्हें वक्त पर तनख्वाह दी जा रही है। स्थानीय मीडिया ने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूत विपुल के हवाले से बताया कि फिलहाल 22 जहाजों से 97 भारतीयों ने मदद की गुहार लगाई है। दूतावास के मुताबिक भारतीय नाविकों ने बकाया वेतन, खाने की कमी, ताज़ा पानी, ईंधन, रहने की अमानवीय स्थिति और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बावजूद वापस जाने की मंजूरी नहीं दिए जाने जैसे मामले उठाए हैं। ज्यादातर नाविकों ने महीनों से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की है। ये लोग हिसाब किताब पूरा करके वतन लौटना चाहते हैं। वाणिज्यिक दूतावास ने बीते एक हफ्ते में 6 जहाजों पर काम कर रहे 36 नाविकों को घर भेजने में मदद की है। कई मामलों में दूतावास ने नाविकों को खाना पानी देने के साथ ही उनके फोन भी रिचार्ज कराए हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए जहाज के मालिकों और एजेंटों से संपर्क भी किया जा रहा है। इन जहाजों पर श्रीलंका, फिलीपींस, म्यांमार और पाकिस्तान के नाविक भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने रविवार को एक बार फिर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की मांग ठुकरा दी है। यह 18वीं बार है जब पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को नहीं माना है। शनिवार को भारत ने जल्द से जल्द कुलभूषण जाधव से राजनयिक भेंट की मांग दोहराई थी। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला आने तक रोक लगा रखी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कल हुए आत्मघाती बम हमले में 18 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक सीरिया की पुलिस ने राजधानी में घुसने की कोशिश कर रहे 3 संदिग्ध कार हमलावरों का पीछा किया। पुलिस ने 2 कारों को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तीसरा कार सवार तहरीर चौक तक पहुंच गया और घिर जाने के बाद खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। अब तक किसी आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इराक के अनबर प्रांत में रविवार को हुए आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए हैं। हमला प्रांत की राजधानी रमादी के करीब शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर किया गया। हमले में 13 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। माना जा रहा है कि हमले के पीछे IS आतंकियों का हाथ है। इराक के मोसुल की जंग में सेना के नेतृत्व वाले गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर में IS के आतंकवादियों का दायरा सिमटता जा रहा है। IS ने मोसुल को 2014 में राजधानी बनाया था। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। इंग्लैंड के डर्बी में रविवार को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 95 रनों की करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 74 रनों पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। महज 26 रन पर ही पाकिस्तान के 6 विकेट गिर गए। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज बिश रही। एकता ने 10 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ भारत 3 मैचों में 3 जीत करके अंक तालिका में सबसे ऊपर है। ICC महिला विश्व कप में भारत का ये तीसरा मैच था। इससे पहले भारत इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से मैच जीत चुका है। वहीं एंटीगा में खेले गए चौथे वनडे में वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को 11 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने 189 रन बनाए। 189 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया महज 178 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की शुरुआत निराशाजनक रही। अजिंक्य रहाणे ने 61 रन जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 54 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली महज 3 रन ही बना सके। वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे है और आखिरी मैच 6 जुलाई को किंगस्टन, जमैका में खेला जाएगा। और अब बात खास शख्सियत की। 6 फुट का कद और दमदार आवाज। हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जानी राजकुमार साहब की। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, सफेद जूते और डायलॉग, इन्हीं सब बातों ने उन्हें सिनेमा जगत का सरताज बनाया। आइए नजर डालते हैं इस यादगार अभिनेता के फिल्मी सफर पर।
हिंदी फिल्मों में डायलॉग डिलीवरी की बात हो और राजकुमार का नाम ना आए। उनकी फिल्म वक्त का ये डायलॉग आज भी हर किसी की जुबान से सुनने को मिल जाता है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार बंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन 1952 में उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी और पर्दे पर उनकी सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई रंगीली। लेकिन फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया। राजकुमार ने खुद को इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत की। तुझे देखने को तो आंखें तरसते हैं। इम्तिहान में पास हो गया? हाँ, पास हो गया। 1957 में महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई। एक मजबूर किसान की शक्ल में राजकुमार ने दर्शकों के सामने यादगार छाप छोड़ी। मेरी कसम, कितने अच्छे लगते हैं तेरे हाथ में। भगवान करे तुम्हारे देखने को ये सदा मेरे हाथों में रहे। घराना, गोदान, तिलक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों से मिली कामयाबी से उन्होंने दर्शकों में अभिनय की धाक जमाई। उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में रुमानी भूमिकाएं भी की। खराब सेहत के चलते 69 साल की उम्र में राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन राजकुमार की बेहतरीन अदाकारी ने उन्हें हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। और अब आखिर में हेडलाइंस। चीन सीमा पर तनाव, भारत ने सिक्किम में और ज्यादा सैनिक किए तैनात, भारतीय पत्रकारों की तिब्बत यात्रा पर रोक। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने पर बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक, विशेष सत्र के लिए व्हिप जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा स्वरूप पर जताया ऐतराज। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के सहयोग पर जताया आभार, प्रेसिडेंट स्टेट्समैन किताब के विमोचन पर हुए भावुक, प्रणब मुखर्जी ने कहा 3 साल में बेहतर रहा तालमेल। पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश से तबाही, राजस्थान में 4 और असम में 1 की मौत, दिल्ली एनसीआर पहुंचा मॉनसून। और महिला विश्व कप में भारत की जीत की हैट्रिक, पाकिस्तान को दी 95 रन से शिकस्त, वेस्टइंडीज ने चौथे वनडे में टीम इंडिया को 11 रन से हराया। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।